देखिए, अगर आपके ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रोफाइल है, तो उसमें एमआईएस की इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो एमआईएस इंटरव्यू के लिए किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करें? जनरली हम सोचते हैं एक्सेल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, बट ऐसा नहीं है। तो आइए आज इसको समझते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एमआईएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें बेसिकली हम समझेंगे कि क्वेश्चन दो तरह से पूछे जा सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस और दूसरा लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप इसका मतलब बताएं, इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, एमआईएस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे इसको यूज किया जाता है, एमआईएस को बनाते वक्त किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। और लॉजिक में बेसिकली देखिए एमआईएस में डाटा कलेक्ट किया जाता है। तो कलेक्ट करने के लिए अगर हम एक्सेल की बात करें, तो कौन से फॉर्मूलाज का आप यूज कर सकते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एमआईएस, कि इसका मतलब क्या होता है। अब देखिए, जैसे कंपनी है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, सेल का, परचेज का, फैक्ट्री, एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हर डिपार्टमेंट अपने अलग अलग तरीके से एनालाइज करना चाहता है डाटा को। अब जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, उसको फाइनेंशियल डाटा से कोई मतलब नहीं है। सेल्स डिपार्टमेंट देखेगा कि एरिया वाइज या फिर पर्सन वाइज जो उनका टारगेट था, एक्चुअल में उन्होंने कितना अचीव किया है। परचेज डिपार्टमेंट देखेगा जितना उन्हें बताया गया था, जितना टारगेटेड बताया गया था कि इस रेट पे आप खरीदो, एक्चुअल में उन्होंने कितने में खरीदा है, कम या ज्यादा। फैक्ट्री वाला देखेगा कि जो रॉ मटेरियल उसने यूज करना था प्रोडक्शन के लिए, वो किस तरह से यूज किया है, कितनी वेस्टेज हुई है। जो भी फैक्ट्री के खर्चे थे, जितना अंदाजा लगाया गया था, एस्टिमेटेड था, एक्चुअल में कितने हुए हैं। और अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, वो वेरिएबल एक्सपेंसेस को कनेक्ट करेगा सेल से, और ये देखेगा जो फिक्स खर्चे थे, जैसे ऑफिस का रेंट, फैक्ट्री का रेंट, उसमें कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे अगर कोई चेंज हुआ है, अगर ऐसा है तो क्यों है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो वो ये देखेगा कि सेल करने के लिए किस रूट पर कितना ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ रहा है, और एस्टिमेटेड वर्सेस एक्चुअल कितना है। तो यहाँ अगर हम देखें, हर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट ऑफ एनालिसिस अलग अलग है। तो एक पर्टिकुलर डाटा से सभी डिपार्टमेंट एनालाइज नहीं कर सकते। तो इसलिए हर डिपार्टमेंट को अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के लिए अलग रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कि जिस मैनेजमेंट को जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप एक ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिससे वो दे पाए। तो इसीलिए इसे कहते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये तो बात हुई इसके मतलब की। अगर अगला क्वेश्चन पूछा है कि आप इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, कि इसको एक्चुअल में बनाया क्यों जाता है, इसके लिए देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे अगर आपको पेन खरीदना है, आप एक दुकान पर पेन खरीदने गए। दुकानदार ने क्या करा, आपको एक पूरा बॉक्स ओपन करके दिया, जिसमें पेंसिल्स, रबड़, शार्पनर सब कुछ है। बीच में कहीं एक पेन है, उसने कहा कि ढूंढ लो और ले लो। तो वो बहुत इजी है। या फिर उसने आपको डायरेक्ट मल्टीपल चॉइसेस ऑफ पेन प्रोवाइड करे, जिसमें से आप पिक करना चाहें पिक कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम पेन लेने गए हैं, तो हमें सिर्फ पेन ही दिखाना चाहिए। तो ऐसे ही मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, लेट्स से सेल्स का डिपार्टमेंट, सेल्स को एनालाइज करना चाहता है। तो अगर उसे सिर्फ सेल्स की इंफॉर्मेशन दिखाई जाए, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा लेंथी डाटा पे उसे वर्क नहीं करना पड़ेगा, जिससे वो बेटर कंट्रोलिंग कर पाएगा बहुत इजी तरीके से। क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट को स्पेसिफिक सेल्स की इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है, अगर वो कंपेयर करता है पास्ट पीरियड से, तो उसको करेक्ट करना बहुत इजी है। डिसीजन बहुत फास्ट लिए जा सकते हैं। और जब चीजें बहुत सिंप्लीफाइड होती है, तो उससे बेटर प्लानिंग हो सकती है। फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। और इवन फ्यूचर में अगर कोई लॉस पॉसिबल है कि हो सकता है, तो उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे देखिए फ्यूल प्राइस, अगर कंपनी पेट्रोल और डीजल दोनों ही 50-50% यूज करती है, बट अगर बाद में पता लगा कि पेट्रोल जो था वो 100 रुपीज की जगह 160 का हो गया, तो यहाँ कंपनी सजेस्ट कर सकते हैं कि आप डीजल्स पर ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा कंज्यूम करें, अदरवाइज लॉस बढ़ सकता है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसे एनालिसिस पॉसिबल है एमआईएस की वजह से। तो ये एमआईएस की इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि एमआईएस पर जब आप काम करते हैं, तो क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। एमआईएस बेसिकली करता क्या है, डाटा को पिक करता है और उस पर वर्क करता है, रिपोर्ट बनाता है। तो इसमें डाटा से रिलेटेड इश्यूज आते हैं। पहला इश्यू आता है
कि किस तरह का डाटा आपको चाहिए और एक्चुअल में किस तरह का डाटा मिल रहा है। क्योंकि जैसे देखिए, जिस टाइप की आपको इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करनी है अपनी रिपोर्ट से, उसके लिए आपको एक डाटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होगी कि एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको डाटा से। बट जो डाटा आपको प्रोवाइड एक्चुअल में मिल रहा है, क्या वो उस इन्फॉर्मेशन को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो कई बार क्या होता है, हम मल्टीपल डाटा को पिक करते हैं, उसको क्लब करके वो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं। तो यहाँ वो चैलेंजिंग रोल हो सकता है। दूसरा इसमें आता है टाइम बैरियर। मैनेजमेंट चाहती है कि 1 तारीख को आप रिपोर्ट प्रेजेंट करें, बट डाटा आपको 5 तारीख से पहले नहीं मिल रहा। तो ये टाइम बैरियर जो है, ये भी एमआईएस में एक चैलेंज का काम करता है। अगला आता है डिपेंडेंसी ऑन अनदर डिपार्टमेंट। अब जैसे देखिए, आप अगर फाइनेंस में है, आपको सेल्स से कोई डाटा चाहिए, बट अगर जब तक सेल्स वो डाटा आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक आप वो रिपोर्ट नहीं बना पाएंगे। अनदर पॉइंट होता है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाटा। कई बार जो डाटा आपको प्रोवाइड किया जाता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस डाटा में आपको बहुत टाइम तक वर्क करना होता है, जिससे एमआईएस रिपोर्ट जो है उसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये चैलेंजेस होते हैं एमआईएस में, जिसको ईआरपी के थ्रू धीरे धीरे सॉल्व किया जा सकता है। अब हम समझते हैं कि अगर पूछा जाए कि एमआईएस रिपोर्ट को आप यूज कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले एमआईएस को यूज कैसे किया जा सकता है कंपैरिजन के लिए। जैसे जुलाई में जो आपकी रिपोर्ट आई, खर्चों से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, उसको आप कंपेयर करेंगे पास्ट ट्रेंड से, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि लास्ट ईयर में जितना प्रॉफिट कमाया था, इस साल हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसे ही बजट और एस्टिमेशन से कंपेयर करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि हमने बजट में कितना प्लान किया था कि हम कितना कमा सकते हैं और एक्चुअल में कितना हम कमा पाएंगे। इसमें हर एक एक्सपेंस के डिफरेंस को भी कंपेयर किया जाता है और डिफरेंस को अलग अलग पॉइंट्स में कवर किया जाता है। जैसे पहले देखेंगे सब्सटेंशियल वर्सेस नॉन सब्सटेंशियल। अब अगर जैसे कंपनी का टर्नओवर लाखों में करोड़ों में है, तो वहां 2-4 हजार की डिफरेंस के लिए आप उस पर फोकस नहीं करेंगे। तो जो सब्सटेंशियल है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फिगर है, उसी पर आप फोकस करेंगे। दूसरा होता है रिक्यूरिंग वर्सेस नॉन रिक्यूरिंग। मतलब अगर कोई खर्चा ऐसा है जो आपको पता है कि अब एकदम से आ गया और वो हर महीने रिपीट होगा, तो वो रिक्यूरिंग है, उस पर आप हाईली फोकस करेंगे। बट अगर कोई वन टाइम कॉस्ट है, जैसे कोरोना की वजह से अगर वैक्सीनेशन ड्राइव अब अपनी कंपनी में लगवा रहे हैं, तो ये नॉन रिक्यूरिंग है। अनदर पॉइंट आता है कंट्रोलेबल वर्सेस नॉन कंट्रोलेबल। अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कंट्रोलेबल थे बट नहीं किए, उस वजह से वो खर्चा बढ़ गया, तो उस पर मैनेजमेंट हाईली फोकस करेगी। बट नॉन कंट्रोलेबल, जैसे कोरोना की वजह से जो लॉस हो रहा है कंपनी को, तो वो नॉन कंट्रोलेबल है। अनदर पॉइंट आता है इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट। तो एक्सपेंसेस में या फिर रेवेन्यू में जितना भी डिफरेंस आ रहा है, उसके रीजन के साथ आप उसको दिखाएं कि इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कितना पड़ रहा है। तो इस तरीके से एमआईएस रिपोर्ट्स को जनरली यूज किया जाता है। अब अगर अगला पॉइंट पूछा जाए कि किन बातों का ध्यान रखेंगे आप एमआईएस रिपोर्ट को बनाते वक्त, तो देखिए, सबसे पहले इसमें डाटा पर वर्क किया जाता है। तो डाटा को आप स्ट्रक्चर वे में डेवलप करेंगे। तो डाटा को जब आप बनाएंगे, जैसे आपको एक डाटा प्रोवाइड किया गया और उस डाटा को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, तो बनाते वक्त आप दो बातों का ध्यान रखें कि जो मैनेजमेंट की करंट रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट की फ्यूचर रिक्वायरमेंट पॉसिबल है कि हो सकती है, उसको भी आप कंसिडर करके चलेंगे। ऐसा ना हो कि जैसे आपने सिर्फ करंट रिक्वायरमेंट पर फोकस करा, बाद में मैनेजमेंट थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहती है, तो वो आप प्रोवाइड ना कर पाए। अनदर पॉइंट आता है, जो भी आप डाटा बना रहे हैं उसका कंपैरिजन पॉसिबल होना चाहिए बहुत इजीली। जैसे हम कंपैरिजन करें पास्ट से या फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन बजट से, तो वो इजीली पॉसिबल हो उसको करना। अनदर पॉइंट आता है डाटा एक्यूरेसी। डाटा जो है उसको आप जस्टिफाई करेंगे सेल्फ वे में कि वो आपने जो डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट है। जैसे अगर आप सेल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल ऑफ सेल्स आपका मैच होना चाहिए टोटल ऑफ इनवॉइसेस से। अदर्स में अगर हम बात करें इन टाइम प्रिपरेशन, जैसे मैनेजमेंट को अगर इंफॉर्मेशन चाहिए 5 तारीख तक और आप कह रहे हैं कि आप 10 तारीख से पहले नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो मैनेजमेंट का डिसीजन जो है इससे डिले होगा। तो ये जो रिपोर्ट आप बना रहे हैं, ये यूजफुल नहीं रह जाएगी। तो इसलिए इन टाइम प्रिपरेशन कैसे करें, वो भी आपको देखना होगा। और जब आप एमआईएस पर वर्क करते हैं, तो आपको कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए। रिपोर्ट जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए और उसको ऑपरेट करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। और इवन रिपोर्ट को बनाने के लिए जो भी आप फॉर्मूलाज यूज करें, वो भी बहुत सिंपल हो, जिससे कभी उसमें चेंज करना हुआ या फिर उसमें कुछ अपडेट करना हुआ, तो वो इजिली आप कर सकें। तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान में रखी जाती है जब आप एमआईएस को बनाते हैं।
अब देखिए, अभी तो हमने बात करी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस की, अब हम बात करते हैं लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस की। एमआईएस में करते क्या है, हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। तो डाटा को कलेक्ट करने के लिए जो जो फॉर्मूले हम जनरली एक्सेल में यूज करते हैं, तो अब स्टेप बाय स्टेप उनको समझते हैं। पहला फॉर्मूला है वी लुकअप और एच लुकअप। अब देखिए, अगर हम देखें वी लुकअप या एच लुकअप में, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है, यहाँ लिखा है कॉलम इंडेक्स, यहाँ लिखा है रो इंडेक्स। तो इससे पूरे फॉर्मूला के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। अब जैसे अगर हम वी लुकअप की बात करें, कॉलम होता है जैसे एम्प्लॉय नेम, ये एक कॉलम है, नेट सैलरी ये दूसरी कॉलम है। बट अगर हम रो की बात करें, रोहन फर्स्ट रो में है, सोहन सेकंड रो में है, राम थर्ड रो में है। जैसा स्कूल्स में होता है कि थर्ड रो में बैठा है, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ रो में। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है कॉलम। तो अगर हम देखें एम्प्लॉय नेम फर्स्ट कॉलम में, नेट सैलरी दूसरे कॉलम में, तो लुकअप क्या कह रहा है, लुकअप कह रहा है लुकअप वैल्यू। तो सबसे पहले हम रोहन को सिलेक्ट करेंगे कि हमने रोहन का डाटा देखना है। फिर जो भी टेबल है, इस टेबल को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब देखिए, हमें चाहिए नेट सैलरी। तो नेट सैलरी अगर हम देखें दूसरे कॉलम में है, हम 2 टाइप करेंगे और उसके बाद 0 करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। तो 0 टाइप करके जब आप एंटर करेंगे, तो रोहन की जो नेट सैलरी होगी वो यहाँ शो हो जाएगी। ऐसा ही अगर हम एच लुकअप में देखें, तो यहाँ देखिए लिखा है रो इंडेक्स। अब देखें, इसमें डाटा जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन अलग है। एम्प्लॉय जो है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड रो में नेट सैलरी है। तो यहाँ आप लगाएंगे एच लुकअप। कॉन्सेप्ट सेम है कि सबसे पहले पूछेगा लुकअप किसको करना है, लुकअप आपको रोहन को करना है। डाटा आपने सिलेक्ट करा, सेकंड रो में है नेट सैलरी सेकंड, और फिर 0 और एंटर। तो आपका अमाउंट आ जाएगा 33825, जो रोहन की नेट सैलरी है। अब हम समझते हैं अगले फॉर्मूले को, जो है सम इफ। अब देखिए सम इफ क्या कह रहा है। पहली बात की ये सम इफ्स है, दैट मीन्स इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है सम रेंज, किस रेंज को आप सम करना चाहते हैं। जैसे हम पेमेंट देखना चाह रहे हैं कि वेंडर को कितनी पेमेंट हम कर रहे हैं, तो पेमेंट की रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज। तो पहला क्राइटेरिया रेंज है हमारा वेंडर का नाम, पूरी रेंज सिलेक्ट कर दी। अब उसके बाद पूछ रहा है कि ठीक है, इस रेंज में आपका क्राइटेरिया क्या है। तो हमारा क्राइटेरिया है रोहन, हमने उसको सिलेक्ट कर दिया। अब इसमें क्राइटेरिया रेंज हम मल्टीपल ले सकते हैं। तो अनदर क्राइटेरिया रेंज हमने मंथ को सिलेक्ट करा, और फिर यहाँ क्राइटेरिया में हमने जनवरी को सिलेक्ट करा। जब आप एंटर करेंगे, तो ये पता लग जाएगा रोहन को जनवरी में हमने कितनी पेमेंट करी है, जो है 69,302। क्योंकि अगर हम देखें, यहाँ है 33,825 और यहाँ पर है 35,477। तो जनवरी की रोहन की पेमेंट को इसने सम कर दिया। अब अगर हम चलते हैं अगले फॉर्मूला पर, जो है काउंट इफ, कि अगर हम देखना चाहते हैं कि रोहन जो हमारा वेंडर है, उसको हमने मंथ में कितनी बार पेमेंट करी है। तो देखिए, यहाँ हम डाटा को सम तो नहीं कर रहे, तो यहाँ हम सिंपली काउंट करेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट आपके पास क्राइटेरिया रेंज होगा। तो पहला क्राइटेरिया रेंज है वेंडर का नाम, उसके बाद कौन से वेंडर को हम देखना चाहते हैं, तो रोहन। फिर अनदर क्राइटेरिया रेंज है मंथ, उसके बाद कौन से मंथ को देखना चाहते हैं, जनवरी। आप एंटर करेंगे तो आ जाएगा 2, क्योंकि देखिए हम रोहन को जनवरी में 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ इसलिए इसने इसमें बता दिया 2। और सेम है इसमें कि क्राइटेरिया रेंज की कोई लिमिट नहीं है, जितने क्राइटेरिया आप चाहते हैं बना सकते हैं। अनदर इसमें आता है इफ एंड और। अब देखिए इफ क्या करता है, इफ में देखिए सबसे पहले लिखा है लॉजिकल टेस्ट। जो लॉजिक आप देंगे, अगर वो सही होता है तो क्या दिखाए, उसके बाद अगर फॉल्स होता है तो क्या दिखाए। तो यहाँ देखिए हमने एक लॉजिक दिया C11, अगर ये 35,000 से ज्यादा है, अगर ये लॉजिक आपका ट्रू है, तो फिर C11 को ही, दैट मीन्स 33,825 शो करे, अदरवाइज 0 शो करे। तो देखिए यहाँ ये 35,000 से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसने यहाँ पर 0 शो किया। अगला इसमें फॉर्मूला है एंड। एंड में देखिए हम मल्टीपल लॉजिक लगा सकते हैं। और एंड और में डिफरेंस क्या है, एंड बेसिकली जितने भी लॉजिक आप अप्लाई कर रहे हैं, वो सारे अगर सही हैं, तभी वैल्यू आएगी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और में अगर एक भी लॉजिक मिलता है, ये नहीं तो ये, अगर कोई एक भी लॉजिक मिलता है, तो आंसर आएगा इसमें ट्रू। अब एंड में अगर हम बोल रहे हैं कि जो पेमेंट है वेंडर को, वो 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए, बट 35,000 तक होनी चाहिए, अगर ऐसा है तभी रिजल्ट आएगा ट्रू। और अगर हम और की बात करें, ऑन में लिखा है कि रोहन या सोहन को वेंडर जो है, अगर हमने पेमेंट करी है तभी शो करे, अदरवाइज ना शो करे। तो देखिए अगर हम कंबाइन कर सकते हैं इफ में एंड या और के फॉर्मूला को, तो देखिए जो लॉजिक है, यहाँ जो हमने लगाया C11
बड़ा होना चाहिए 35,000 से। उसकी जगह अगर हम एंड के लॉजिक को कॉपी करना चाहें, तो एंड के पूरे लॉजिक को कॉपी करके हम पेस्ट कर सकते हैं। तो एंड के लॉजिक का रिजल्ट जो है अगर ट्रू आएगा, तो फिर हम क्या शो करें, जैसे C11 शो कर सकते हैं, अदरवाइज 0। तो इस तरह से हम फॉर्मूलाज का यूज करते हैं एमआईएस रिपोर्ट में, अगर हम बात करें डाटा कलेक्शन की। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम फर्दर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और हमें मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।